गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये आपका मॉडल पेपर 5 का पार्ट 2 है और इसके अंदर हम सेशन सी के जो क्वेश्चन बच गए थे उनको सॉल्व करेंगे। साथ में सेशन डी के भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बल्ब नॉट ग्लो इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके अंदर एक बल्ब लगाया लेकिन वो जल नहीं रहा, ग्लो नहीं कर रहा। तो लिस्ट द पॉसिबल रीजन। तो क्या क्या रीजन हो सकता है कि वो बल्ब जल नहीं रहा? एक्सप्लेन योर आंसर। तो एक तो ये हो सकता है कि द बल्ब में बी फ्यूज, हो सकता है वो बल्ब फ्यूज हो। क्लियर। सेकंड है, द बैटरी और सेल में बी वीक और डिस्चार्ज। आपने जो बैटरी या सेल यूज किया है, हो सकता है वो कमजोर हो या फिर डिस्चार्ज हो। नेक्स्ट है, द स्विच में बी ओपन। हो सकता है स्विच ओपन हो। ओके, सो द सर्किट इज इनकम्प्लीट। तो सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो ये तीन रीजन हो सकते हैं आपके, जिसकी वजह से बल्ब नहीं जल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। राइट द मेजर टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो देखो, अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ हॉर्न। कि जब जरूरत ना हो तो जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनके हॉर्न को बजाना नहीं चाहिए, जैसे स्कूल के पास, हॉस्पिटल के पास, एटसेट्रा। यूज साइलेंस इन व्हीकल्स। यूज साइलेंसर्स इन व्हीकल्स एंड मशीन्स। जो व्हीकल्स होती है और जो मशीनें होती है उनके अंदर साइलेंसर का यूज करना चाहिए। डू नॉट प्ले लाउड म्यूजिक और लाउड स्पीकर एट हाई वॉल्यूम। तो जो भी म्यूजिक वगैरह हम प्ले करते हैं उससे ज़्यादा हाई वॉल्यूम में प्ले नहीं करना चाहिए, फिर वो ज़्यादा लाउडनेस शोर बन जाता है। प्लांट मोर ट्रीज एज ट्री हेल्प टू रिड्यूस नॉइस। हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ जैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, एयर पोल्यूशन को, वैसे नॉइस पोल्यूशन को भी कंट्रोल करता है। जो नॉइस की फ्रीक्वेंसी वो पेड़ से टकरा के थोड़ी धीमी हो जाती है और इससे शोर शराबा कम होता है। तो आगे चलो, आगे है सेक्शन सी का 21। हाउ इज द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक मेजर्ड। कोई भी अर्थक्वेक है, वो उसकी इंटेंसिटी है कि वो कितना तेज है या कितना स्लो है, उसको कैसे मेजर करता है? एक्सप्लेन। तो ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड यूजिंग ए सिस्मोग्राफ। एक सिस्मोग्राफ नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। यहाँ पर नीचे डायग्राम में एक सिस्मोग्राफ आपको दिख रहा होगा। ओके, तो यही होता है सिस्मोग्राफ। ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए है, इसको एग्जाम में नहीं बनाना है। फिर आगे देखते हैं। ए सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट। सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है दैट रिकॉर्ड द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ओके, तो अर्थक्वेक के टाइम जो भी वाइब्रेशंस होते हैं उनको सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन द रिचर्ड स्केल। और अर्थक्वेक की कितनी स्ट्रेंथ है, कितना ज़्यादा अर्थक्वेक है, कितना तेज है या स्लो है, उसको रिचर्ड स्केल पे, रिचर्ड स्केल के थ्रू हम मेजर करते हैं। ओके, तो साइड में एक रिचर्ड स्केल भी है। दिस स्केल शोज हाउ पावरफुल एन अर्थक्वेक इज। तो इस रिचर्ड स्केल की हेल्प से ही हमें पता चलता है कि कोई अर्थक्वेक कितना पावरफुल है। ओके, ए हायर वैल्यू ऑन द रिचर्ड स्केल मीन्स ए स्ट्रॉन्ग एंड मोर डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक। और अगर रिचर्ड स्केल पे वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब वो अर्थक्वेक उतना ही ज़्यादा पावरफुल है और उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, मतलब उतनी ही ज़्यादा तबाही कर सकता है। वाइल ए लोअर वैल्यू मीन्स ए वीकर अर्थक्वेक। और रिचर्ड स्केल पे वैल्यू कम है तो इसका मतलब अर्थक्वेक भी कम ही है। ओके, उससे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जैसे 8 से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी आ रही है रिचर्ड स्केल पे, तो इसका मतलब मेजर डिस्ट्रक्शन की बहुत ही ज़्यादा डेंजर अर्थक्वेक है। और 3 या 3 से नीचे की रीडिंग आती है, इसका मतलब अर्थक्वेक क्या है कि लो है ना, हल्का फुल्का सा अर्थक्वेक है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कैलिडोस्कोप। तो ये कैलिडोस्कोप का ये भी क्वेश्चन काफी घूमता रहता है, तो इसे अच्छे से कर लेना। पिछला वाला भी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन हमारा, ये वाला। ओके, सिस्मोग्राफ पूछता रहता है और ये कैलिडोस्कोप भी एग्जाम में बहुत घूमता है। तो देखो, एक कैलिडोस्कोप इज मेड यूजिंग 3 प्लेन मिरर्स। पहली बात तो 3 प्लेन मिरर होने चाहिए आपके पास रेक्टेंगल शेप के, उसके थ्रू ये कैलिडोस्कोप बनता है। द मिरर आर फिक्स इनसाइड ए ट्यूब। ये तीनों मिरर एक ट्यूब के अंदर फिक्स किए जाते हैं इन द शेप ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की शेप में इन तीनों को लगाया जाता है सो दैट देयर रिफ्लेक्टिव सरफेस फेस ईच अदर। ताकि वो जो तीनों मिरर है ना, उनकी रिफ्लेक्टिव सरफेस एक दूसरे को फेस करें। वन एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज विथ ए ट्रांसपेरेंट ग्लास। तो इस ट्यूब की एक एंड पे ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट लगाई जाती है और इस ग्लास प्लेट के अंदर क्या होता है? कंटेनिंग स्मॉल पीस ऑफ कलर्ड ग्लास।
और उस ग्लास प्लेट के अंदर छोटे छोटे कलरफुल ग्लास के टुकड़े होते हैं। फिर द अदर एंड हैज़ ए स्मॉल होल, और दूसरी साइड में इस ट्यूब के एक स्मॉल होल किया जाता है, थ्रू विच वी कैन सी द पैटर्न, जिसके थ्रू हम जो अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं उनको देख सकते हैं। आगे देखो, व्हेन लाइट एंटर्स द ट्यूब it reflect many times, so many times forms the mirror and forms beautiful सिमेट्रिकल पैटर्न्स। ओके, तो जब भी लाइट इस ट्यूब के अंदर एंटर होती है तो ये बार बार रिफ्लेक्ट होकर बहुत सारे अच्छे अच्छे पैटर्न्स आपको दिखाती है। तो ये हो गया हमारा कैलिडोस्कोप का। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ओके, तो देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सक्रीड बाय द वेट ऑफ एयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि हवा के थ्रू, एयर के थ्रू लगता है। कहाँ कहाँ लगता है? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ऑन द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और खुद अर्थ के ऊपर जो एयर की वजह से जो प्रेशर लगता है उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, what would happen if there is no force or friction? ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सप्लेन। तो अगर क्या होगा अगर फ्रिक्शन ही ना हो तो देखो, इफ देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ही ना हो तो क्या होगा? मेनली डेली एक्टिविटीज वुड बिकम इम्पॉसिबल। तो हम डेली जो एक्टिविटीज करते हैं वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। विदाउट फ्रिक्शन वी कुड वी वुड नॉट बी एबल टू वॉक। फ्रिक्शन के बिना हम अच्छे से चल नहीं पाएंगे, सब स्लिप होके गिरेंगे। बिकॉज आवर फेट वुड स्लिप ऑन द ग्राउंड, क्योंकि फ्रिक्शन के बिना हमारे जो पैर है वो ग्राउंड पे स्लिप हो जाएंगे और हम चल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है, व्हीकल्स वुड नॉट बी एबल टू स्टॉप और मूव। अगर कोई व्हीकल मूव कर रहा है तो वो रुक नहीं पाएगा, और अगर कोई व्हीकल रुका हुआ है तो वो मूव नहीं कर पाएगा। क्यों? एज टायर नीड्स फ्रिक्शन विद द रोड, क्योंकि टायर्स को है ना रोड के साथ फ्रिक्शन बनाना होता है, भले व्हीकल को मूव कराना हो या स्टॉप करना हो। फिर है नेक्स्ट, वी कुड नॉट राइट ऑन पेपर और होल्ड ऑब्जेक्ट प्रॉपरली। फ्रिक्शन के बिना ना तो हम पेपर पर लिख सकते हैं और ना ही किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का थर्ड, प्रूव दैट फॉर एनी ऑसोलेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू 1। तो ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऑसोलेट कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम की वैल्यू 1 होती है, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले तो आपका मानना पड़ेगा कि टाइम पीरियड को कैपिटल टी मान लो। ओके, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को एफ मान लो। तो जो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है कि 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन होता है। अब इधर देखो, ये टी है जो टाइम पीरियड डिवाइड में है, तो इसको उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इनटू आपका टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1। और यही हमको प्रूव करना था कि फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम करोगे तो 1 आएगा। ऊपर देख लो, फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम करोगे तो 1 आएगा, तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और वाला पार्ट है ये सेशन डी का। तो 23 का फर्स्ट क्या है? द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आप उसे फोर्स लगा के चेंज कर सकते हो। इसको एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कैन बी बॉट इनटू मोशन बाय अप्लाइंग ए फोर्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आप उसको फोर्स लगा के मोशन पे ला सकते हो। फोर्स क्या करता है? फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करेगा? जो ऑब्जेक्ट की रेस्ट वाली स्टेट है उसे चेंज कर देगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू इसे समझो, ए फुटबॉल लेइंग ऑन द ग्राउंड रिमेन्स एट रेस्ट। कोई फुटबॉल ग्राउंड पे रखी हुई है, इसका मतलब वो रेस्ट पे है। ओके, व्हेन वी किक द फुटबॉल, जैसे ही हमने फुटबॉल को किक किया, द अप्लाइड फोर्स मेक्स इट मूव। तो हमारे किक करने की वजह से फुटबॉल पे फोर्स लगेगा और जिसकी वजह से फुटबॉल अपनी रेस्ट पोजीशन को छोड़ के मूव करने लग जाएगी। दिस शोज दैट फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इससे ये साबित हो जाता है कि फोर्स है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसे उसकी रेस्ट वाली स्टेज को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट देखो 23 के ओर में क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डज फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हीट। कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हीट कैसे बनती है ये आपको समझाना है।
तो यहाँ पर देखो, when two surface rub against each other, जब कोई भी दो सरफेस को आपस में रगड़ा जाता है, फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन देम, तो फ्रिक्शन उनके बीच में काम करता है। देखो ये तो हम समझते हैं, दो सरफेस को हम आपस में रगड़ेंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। ओके, फिर क्या होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से सब मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसमें से मैकेनिकल एनर्जी का कुछ पार्ट हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब एग्जांपल के थ्रू समझो इसे, व्हेन वी रब आवर हैंड्स टुगेदर, जैसे हम हमारे दोनों हाथों को साथ में रगड़ते हैं तो क्या होता है, हीट इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो वहाँ पर हमारे हाथ गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन की वजह से। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 24। ओके, ये इस वीडियो का बच्चों लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, जो सेशन डी का बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो देखो, शो दैट ए मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोपगेशन मतलब फैलना या प्रसार। ओके, इसका मतलब फैलना या प्रसार भी होता है। तो ये कह रहा है कि साउंड को मतलब फैलने के लिए या ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ये आपको बताना है। ओके, तो देखो, साउंड्स नीड ए मीडियम टू ट्रैवल। पहली बात तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। ओके, इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। साउंड की वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकता है। दिस कैन बी शोन बाय द बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो इसको बेल जार एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझ सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक बेल इज प्लेस इनसाइड द ग्लास बेल जार। एक ग्लास बेल जार होता है जिसके अंदर एक हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल को रख देते हैं। फिर क्या होता है, व्हेन द एयर इनसाइड द जार इज स्लोली रिमूव्ड, और जैसे जैसे हम उस जार के अंदर से एयर को धीरे धीरे हटाते हैं यूजिंग ए वैक्यूम पंप, एक वैक्यूम पंप का यूज करके, तो क्या होता है, द साउंड ऑफ द बेल बिकम फ्लैट एंड फाइनली कैन नॉट बी हेयर्ड। तो जो बेल का साउंड है पहले तो धीरे धीरे कम होगा। ओके, और फाइनली बेल का साउंड हमें आना ही बंद हो जाएगा जैसे जैसे हम हवा को उस ट्यूब के अंदर से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे जैसे हवा उस जार के अंदर से बाहर आ रही है तो वहाँ पर हवा खत्म हो रही है और बदले में वैक्यूम बन रहा है, और साउंड वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकता। इवन दो द बेल इज स्टिल वाइब्रेटिंग, भले ही बेल अभी भी बज रही हो लेकिन आपको उसका कोई भी साउंड नहीं आएगा। तो इससे साबित हो जाता है, दिस शोज दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल विदाउट ए मीडियम। इसका मतलब साउंड बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता। सो ए मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। इसलिए साउंड को अगर फैलना है या ट्रेवल करना है तो उसे किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।